नमस्कार दोस्तों। कल मेरी वाइफ से डिस्कशन हो रहा था। वो कह रही है ये जो आप स्टेट फंडेड इलेक्शंस की बातें करते रहते हो, तो ये तो ऐसा है, इमेजिनरी कंसेप्ट है आपका कि ये इम्प्लीमेंट होने लायक चीज़ नहीं है। मैंने कहा टाइम की बात है, और अभी जो चल रहा है कि हम वोट देते हैं और वोट से किसी को एमएलए या एमपी चुनते हैं, और फिर वो अपने वोट से किसी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुनते हैं। ये समय समय की बात है। इमेजिनरी कंसेप्ट थे ये भी जब राजाओं का राज होता था। ठीक है, जब राजाओं का राज होता था तो कोई ऐसा सोच सकता था कि किसी को वोट देके हम हमारा नेतृत्व करने के लिए चुन सकते हैं? तब ये चीज़ नहीं सोची जा सकती थी। और रही बात मेरे दिमाग में आया, या मैं इस कंसेप्ट को रिफाइन कर रहा हूँ, या मेरे दोस्त मेरे साथ मिलके इस कंसेप्ट को रिफाइन कर रहे हैं, इस चीज़ से हमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ले रहे हैं इस चीज़ का। आज नहीं तो कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा, हम इसको रिफाइन करते चले जाएंगे। लेकिन कंसेप्ट, कोई एक प्रोसीजर हम रिफाइन करने के, मतलब एटलीस्ट मैं तो लगा हुआ हूँ। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप भी इसमें साथ जुड़ें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ पहुँचाएं जो व्यवस्था में एक बदलाव में सहयोगी बनना चाहते हैं। तो जो पिछला मैंने वीडियो डाला ड्राफ्ट 2.0, उसमें जो मैंने उसको अक्सरस पढ़ के सुनाया, उसके बारे में डिस्कस करना है मेरे को कि उसके अलग अलग 4 चरण हैं और हर एक चरण के मैं क्या फ़ायदे मानता हूँ। और ये सिर्फ मैं अपने इमेजिनरी उससे नहीं, मैंने जो व्यवस्था में पढ़ा है, व्यवस्था के बारे में जो पढ़ाई की है, व्यवस्था के अंदर बैठा हूँ आज मैं, वहाँ से मैं जब देख रहा हूँ सिस्टम को, तो मेरा ये मानना है कि ये जो ड्राफ्ट है ये या इससे बेटर वर्जन जब इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन जब बेटर वर्जन की बात आती है, एडिट करने की बात आती है, जब रिफाइनमेंट की बात आती है, तो चेंज कुछ इस तरह का ना हो जाए कि जो इसकी मूल भावना को ही डिफीट कर दे, इसकी मूल भावना को ही मार दे। तो ये एक्सप्लेनेशन ज़रूरी हो जाता है ड्राफ्ट 2.0 के 4 चरणों का। तो इसमें पहला चरण मैंने बताया कि परीक्षा होनी चाहिए। तो मेरी वाइफ ने भी ये बात उठाई कि परीक्षा में कोई नहीं आए, तो कोई परीक्षा नहीं दे सके, तो बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए मैंने पहले ही चरण में मैंने 2% लोगों का सहयोग से आगे आने वाले लोगों के लिए भी रास्ते खोले रखे हैं। तो 2% लोगों का सहयोग लेके, एकदम एक्यूरेट कोई 2% लोगों का सहयोग लेके आएगा तो भी पूरी जनसंख्या के में से 50 लोग डायरेक्टली इस चरण 1 को बाईपास कर सकते हैं, या चरण 1 की इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। हमें बेसिकली ये कहें तो बाईपास तो नहीं होगा, उनको 2% का सहयोग चाहिएगा। अब देखिए, 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक एक्सट्रोवर्ट होते हैं, एक इंट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट लोग जो लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, लोगों को अपनी बात समझा पाते हैं, उनसे मिल पाते हैं, उनका सहयोग उनसे पर्सनली ले पाते हैं। तो उन लोगों के लिए ये 2% जनता का सहयोग लेके और आगे आने का रास्ता खुला रहेगा चरण 1 में। और इंट्रोवर्ट लोग अब वो एग्जाम देके आगे आ सकते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं कि डीसी का जो आज के दिन में डीसी का जो एग्ज़ाम होता है वो सबके लिए ओपन है। कोई भी युवा जो ग्रेजुएट है वो ये एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन क्या सभी लोग डीसी का एग्ज़ाम देते हैं? ऐसा नहीं है ना। तो ना सिर्फ कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसके अलावा खुद के अंदर का वो भी होना चाहिए कि उसको उस सर्विस में आना है और अपना पूरा एफर्ट जो है वो समाज के हित के लिए या कलेक्टिव जो सिस्टम हमारा चल रहा है उसके लिए लगाना है। मतलब आपके सिर्फ पास ना सिर्फ काबिलियत होनी चाहिए, आप उस काबिलियत को समाज के लिए यूज़ करें, ये आपके मन में एक भावना भी होनी चाहिए। तब जाके आप डीसी का एग्ज़ाम देते हैं। फिर बात आती है कंपटीशन की, उनमें से जो बेस्ट होता है वो जाके डीसी लग जाता है। ठीक है, सिस्टम में खामियां हो सकती हैं, कोई कह सकता है कि डीसी का चुनाव भी फेयर नहीं होता, लेकिन हम उस बात में नहीं पड़ेंगे। लेकिन कम से कम एक वेल एस्टेब्लिश सिस्टम है, और इतने बड़े देश को चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ा योगदान दे रही है। ब्यूरोक्रेसी में आप बोल सकते हैं कि भ्रष्ट अफसर भी हैं, लेकिन वो पूरे सिस्टम को ऐसा नहीं कर सकते भ्रष्ट अफसर हैं तो इसलिए चलो डीसी का
एग्जाम ही हटा दो, ये नहीं किया जा सकता। तो मैंने बताया कि पहले चरण में मूल भावना ये है कि जिस भी तरह के व्यक्ति को इसमें एमएलए के रूप में वो आगे आना चाहे वो आ सकता है। तो ये हमारी मूल भावना है। गरीब से गरीब आदमी भी यदि वो इसमें हम एग्ज़ाम का इस तरह से कर सकते हैं कि इसमें कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत ना हो। मान लो कोई व्यक्ति है जो फॉर्मल एजुकेशन ना भी ले पाया, लेकिन उसने पढ़ाई की और उसने आज के दिन में जो भी अवेलेबल सिस्टम्स हैं उन सिस्टम्स की मदद से, यूट्यूब की मदद से, कहीं से भी उसने वो पढ़ाई की, उसने प्राप्त किया, जानकारी प्राप्त की और वो एग्ज़ाम दे के आया। तो यानी कि इसमें एग्ज़ाम क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है। और उसका वोटर आईडी कार्ड, उसका आधार कार्ड, उससे वो कि हाँ ये हमारे ही देश का नागरिक है, तो वो आ गया एग्ज़ाम के थ्रू। और कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसने दुनिया में या अपने समाज में रहते हुए उसने अच्छा पैसा कमाया है, या उसके पास पहले से पैसा मौजूद है, या बिजनेस में है, या किसी भी कारण से वो समाज के में भलाई के काम कर रहा है और उसके पीछे जनता खड़ी है, तो उसके लिए सीधा रास्ता। तो हमने उस एरिया के लोगों को पहले चरण में हर पॉसिबल रास्ता दे दिया है, जिसको भी आना हो, जिसकी भी ये भावना हो। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो दोस्तों दूसरे चरण की मूल भावना ये है कि उन 100 लोगों को जो पहले चरण के थ्रू आए हैं, उन 100 लोगों को एक ओपन मंच दिया जाए। और ये ओपन मंच का मतलब ये है कि यहाँ पे पहले नंबर पे तो इस मंच की सुरक्षा, और दूसरे नंबर पे इस मंच पे जो भी डिस्कशन हो रहे हैं, जितना भी वो लोग अपना अपना मत रख रहे हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं, अपने अपने ओपिनियन रख रहे हैं, या कोई ड्राफ्ट भी लेके आ सकता है कि ये कानून मैं पास करूंगा एमएलए के रूप में या एमपी के रूप में। तो उन सब के लिए एक सुरक्षित मंच तो हो ही, साथ में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एक व्यक्ति चुनाव में उतरा है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, और एक व्यक्ति चुनाव में उतरा है जिसके पास पैसा नहीं है। अब जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो मीडिया को खरीद लेगा, वो अनाप शनाप वहाँ पे पोस्टर लगवा देगा, टीमें बना देगा, बड़ी बड़ी टीमें हायर कर लेगा। और जिसके पास पैसा नहीं है उसको खुद के रिसोर्सेज मतलब यूज़ करने हैं या खुद की टीम बनानी है, उसमें वो बहुत सारा, यानी हमें एमएलए हम सबको चुनना है ना, हमें ज़रूरत है ना एमएलए की। इस सिस्टम को चलाने के लिए एक एमएलए उस विधानसभा क्षेत्र में चाहिए हमें। तो हम उसके लिए, हम एज ए जनता उसके लिए मंच क्यों ना दे दें। तो उसमें उन 100 लोगों को एक ही मंच हो, वहाँ पे एक ही मंच पे आ जाएं, 10 दिन का ये खुला मंच का सेशन चले, चरण 2। तो यहाँ पे एक बराबरी का माहौल, ज़रूरी नहीं है कि फिर पूरे शहर को आप होर्डिंग से पाट दें, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के नीचे तीसरी, फिर होर्डिंग्स का खेल, एक का होर्डिंग फट गया दूसरे ने लगा दिया, दूसरे का क्या चक्कर है भाई, क्या चल रहा है? ये बंदर मार चल रही है। तो ये तुम क्या कानून बनाओगे कल को जाके विधानसभा में या संसद में जाके? ठीक है, तो ये खुला मंच, और इस मंच पे जो भी हो वो सभी मीडिया वालों को दिखाना जरूरी है। ठीक है जी, तो ये सरकार द्वारा निर्देश हो, और इसके ऊपर जुर्माना या दंड या दोनों या कोई एक लगाया जा सकता है उन मीडिया हाउस पे जो ये ना दिखाएं। अब क्योंकि ये सिस्टम को चलाने वाले लोगों का चुनाव है, यहाँ पे दिखाना जरूरी होगा, और इस तरह के सरकारी आदेश होने के बाद मीडिया वाले भी दिखाएंगे। और मीडिया वालों के लिए भी तो ये अपॉर्चुनिटी है ना, उनको एक के पीछे मान लो 10 उम्मीदवार हैं, 10 के पीछे पीछे अपने वो संवाददाता नहीं लगाने पड़ेंगे ना। उसने वहाँ क्या बोल दिया, उसने वहाँ क्या बोल दिया, फिर उसका जवाब ले रहे हैं, उससे ले रहे हैं, उससे ले रहे हैं। क्या है भाई, वहीं पे आ जाओ ना। आपको एक दूसरे की काट करनी है या यहाँ पे कानून बनाना है? तो ये खुला मंच हो गया। सुरक्षा की जिम्मेवारी, अब यहाँ पे मान लो बाहुबली का कंसेप्ट, एक कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने अपना गैंग खड़ा किया हो सकता है, फिर वो जब चुनाव में उठे तो उसके सामने कोई आम नागरिक, क्या वो उठने की हिम्मत कर पाएगा? नहीं करता। लेकिन ये सिस्टम स्टेट फंडेड इलेक्शन होने के बाद वो बिल्कुल हिम्मत भी करेगा और वो अपने विचार भी रखेगा, क्योंकि खुले मंच पे जब विचार रख दिए जाएंगे, कोई समस्या का समाधान रख दिया जाएगा, तो फिर किसी की भी कितने भी बड़े डॉन क्यों ना हो, वो सरकार से, सिस्टम से बड़ा नहीं होता है, तो उसकी, और समाज से भी बड़ा नहीं होता है। समाज जब एक साथ उसको वहाँ पे देख लेगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। ये हो गया खुला मंच। नंबर 3,
जनता से संवाद। तो हमने क्या किया, यहाँ पे खुले मंच पे लोगों को, उन 100 लोगों के विचार लोगों तक पहुँचा तो दिए, लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है जो ग्राउंड पे जाके उनको समझ में आए। तो इनको टीम बना के सुरक्षा के साथ उस विधानसभा क्षेत्र का दौरा करवा दीजिए और उनको उनकी जगह जगह लोगों से मीटिंग करवाई जा सकती है। इस मीटिंग को की सुरक्षा की जिम्मेवारी लोकल लोगों की, साथ साथ प्रशासन की भी। ठीक है, प्रशासन उनके साथ जाएगा, पुलिस अधिकारी उनके साथ जाएंगे, पुलिस कर्मचारी उनके साथ जाएंगे, और इसके अलावा जहाँ भी मीटिंग होगी वहाँ के लोकल लोग कि हाँ ये सरपंच और वहाँ के लोग मिलके उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। और ये बहुत इजीली, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही आतंकवाद से घिरे हुए हैं और बहुत ही, लेकिन सुरक्षा जरूरी है। उसके बाद में चौथा चरण मतदान, जैसा अभी होता है वैसा ही, बस इसमें एक फ़र्क ये होगा कि कुछ लोगों को बैलेट पेपर से और कुछ लोगों को ईवीएम से चुनाव करवाने का मन हो, या कोई और बेहतर विकल्प। अभी तो सिर्फ 2 ही विकल्प हैं, कल को कुछ और भी आ सकता है। तो उन लोगों को, उन 100 लोगों को में मेजॉरिटी को जिसको ये लगे कि ये तरीके से चुनाव होने चाहिए, अब डेमोक्रेसी तो ऐसे ही चलेगी कि मेजॉरिटी से, या कोई एक व्यक्ति भी किसी चीज़ के खिलाफ यदि खड़ा होता है तो वो फिर तब तक खड़ा रहे जब तक वो अपनी बात को सिद्ध ना कर ले, ये फिर उसकी बात होगी। जैसे मैं स्टेट फंडेड इलेक्शन पे लगा हुआ हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे मौका नहीं मिला, और यदि इस तरह से मैं सोचूं कि मुझे मौका नहीं मिला तो क्या यदि मुझे मौका जिस दिन मिल जाएगा उस दिन मैं संतुष्ट हो जाऊंगा? नहीं 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 नहीं, इस तरह से संतुष्ट होने वालों में से नहीं हूँ मैं। तब तक संतुष्ट नहीं हूँ जब तक हर व्यक्ति जो भी चाहे उसको मौका ना मिले। ठीक है, मान लो डीसी का कोई अब बोलना चाहे कि मैं डीसी बनना चाहता हूँ, तो डीसी बनना चाहता हूँ या आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ या ग्रुप ए सर्विस में एंट्री करना चाहता हूँ, तो वो यूपीएससी का एग्जाम दे और बाद में इंटरव्यू क्लियर करे। उसमें यदि गट्स हैं, उसमें कैपेबिलिटी है तो वो बिल्कुल क्लियर कर पाएगा। तो ये सिस्टम है, अगेन ये सिस्टम जरूरी है। ये सिस्टम ना होने की वजह से अराजकता है। 5 साल में एक बार मन में डर का भय आ जाता है, डर का माहौल बन जाता है कि क्या होगा अब की बार चुनाव में। तो ऐसा क्यों? क्या हमें सिस्टम नहीं चाहिए है? क्या हम इतने बेवकूफ़ हैं एक समाज के रूप में कि हम एक ऐसा सिस्टम ना बना पाएँ? तो ड्राफ्ट 2.0 के चारों चरणों के पीछे का जो मूल भावना है वो मैंने इस वीडियो में आपसे डिस्कस की। बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपने वीडियो यहाँ तक सुना है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा आसपास का नज़ारा दिखा दूँ। ये डिग्गी का नज़ारा है, ठीक है, पीछे डिग्गी है, और अभी 2 किलोमीटर पूरे किए हैं मैंने। थोड़ी सी धूप हो गई थी तो पसीने थोड़े से ज़्यादा आए हैं। मैं दौड़ रहा था फिटनेस के लिए, स्टेट फंडेड इलेक्शंस के लिए, राइट टू रिकॉल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो यहाँ तक देखा। जय हिंद।